नासा ने अंतरिक्ष मिशन द्वारा किए गए अब तक के सबसे बड़े एस्ट्रॉइड सैंपल को धारण करने वाले एक स्पेस कैप्सूल को अंत में खोल दिया है। यह सैंपल बेनू से आया था, जो कि प्रारंभिक सौर मंडल से एक समय की कैप्सूल की तरह है। 26 सितंबर 2023 को नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर के वैज्ञानिकों ने ह्यूस्टन में ओसिरिस रेक्स मिशन से एक सैंपल वापस लाया गया। सैंपल कलेक्शन कैनिस्टर की लिड खोली गई थी, जिसमें एस्ट्रॉइड से लिया गया एक सैंपल पहले ही 2 दिन पहले पृथ्वी पर वापस ले आया गया था। जब वैज्ञानिकों ने कैनिस्टर के एवियोनिक्स डेक पर काले धूल और कचरे की एक परत देखी तो वे हैरान रह गए। इसके साथ ही सैंपल का वजन वेन्यू से ज्यादा 100 ग्राम था। यह अप्रत्याशित था, क्योंकि सैंपल को सुरक्षित रूप से सील किया गया था। तो यह सवाल उठता है, इसका पहले हिसाब से यह कैसे हुआ? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस अद्भुत एस्ट्रॉइड सैंपल के विस्तृत विश्लेषण में वैज्ञानिक क्या उम्मीद करते हैं? ओसिरिस रेक्स मिशन 8 सितंबर 2016 को लॉन्च हुआ था और इसके 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य सैंपल कलेक्शन था। मिशन का उद्देश्य था कि साइंटिस्ट्स ने एस्ट्रॉइड की सतह से प्राकृतिक सैंपल इकट्ठा करना चाहा, जो वैज्ञानिकों को प्राचीन एस्ट्रॉइड के संरचना को समझने और उसके तत्वों का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करता। दूसरा उद्देश्य था एस्टेरॉइड का वर्णन। खगोलध्यानी चाहते थे कि बेनू का भूविज्ञान क्या है। मिशन के दौरान एस्ट्रॉइड की सतह को मैप करना, इसके संरचना को समझना और भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए उसकी संभावना को निर्धारित करना। आखिरकार तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था पृथ्वी पर प्रभाव की हजारों मापने। बेनू एक संभावित खतरनाक एस्ट्रॉइड है। सितंबर 2135 को बेना पृथ्वी के नजदीक से गुजरेगा। हमारी ग्रह की गुरुत्वाकर्षण वेनस का मार्ग बदलेगी, जिससे इसका भविष्य का निर्धारण करना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के अलावा एस्ट्रॉइड को गैर गुरुत्वाकर्षणीय बलों जैसे अर्क वीटा प्रभाव द्वारा भी घुमाया जा सकता है। जब सूर्य की किरणें एक घूर्णित एस्ट्रॉइड पर पड़ती हैं तो दिन की ओर गर्म होती है। एस्ट्रॉइड घूमता है तो रात की ओर ठंडा होता है और गर्मी को छोड़ता है। इससे एस्ट्रॉइड पर थोड़ा दबाव पड़ता है, जो समय के साथ इसका दिशा बदल सकता है। यह अर्कोवी प्रभाव मॉडल करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हमें यह ठीक से नहीं पता है कि यह कैसे काम करता है। यह वेनस का वायराज को पेटर करेगा। हमें बेनू के बारे में निर्धारित ज्ञान है कि वह पृथ्वी के पास आते समय कहां होगा। इसलिए वैज्ञानिकों को अर्क वीटा प्रभाव कितनी तेजी से बदल रहा है, इस पर निर्भर करके कई संभावित पथों का विचार करना होगा। कुछ पथों में इन्हें संग्रहित करने के लिए बनाया गया है, जिन्हें ग्रेविटेशनल कीहोल कहा जाता है। अगर बेनी किसी कीहोल से गुजरता है तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण उसका मार्ग मोड़ सकती है और 22वीं सदी के अंत में एक प्रभाव पैदा कर सकती है। इस होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन वैज्ञानिक इसे जानना चाहते हैं। बेनू का सफर 2 साल 4 महीने का था। 3 दिसंबर 2018 को ओसाइरस रेक्स लगभग 1.4 अरब मील या 2.2 अरब किलोमीटर तक यात्रा करके अपने गंतव्य पर पहुंच गया। यह एस्ट्रॉइड के चारों ओर घूमने लगा, सर्वेक्षण और मैपिंग गतिविधियों की शुरुआत करते हुए सैंपल संग्रह के लिए उच्चतम स्थान का चयन करने के लिए। ओसाइरस रेक्स मिशन का सबसे रोमांचक चरण था सैंपल संग्रह घटना, जो 20 अक्टूबर 2020 को हुई। अंतरिक्ष जहाज ने अपनी एडचिंग गोस्ट सैंपल एक्विजिशन मैकेनिज्म यानी टैग सैम का इस्तेमाल किया, जो सतह से ब्रीफली संपर्क करके सैंपल लेने के लिए उपयोग किया गया। टैग सैम एक रोबोटिक बाहु जोड़ा होता है जो एस्ट्रॉइड से सैंपल लेता है और इसे पृथ्वी वापसी यानी अर्थ रिटर्न व्हीकल में डालता है। क्योंकि बेनू एक छोटा एस्टेरॉइड है जिसका केवल आधा किलोमीटर व्यास है, इसलिए सैंपल को लेने के लिए ARM को लगभग 0 गुरुत्वाकर्षण में सैंपल लेना था। ओसाइरस रेक्स के पास बस एक मौका था और कोई भी गलती के लिए कोई विस्तार नहीं था। आखिरकार जब अंतरिक्ष जहाज नेटिंगेल कहलाने वाले स्थान पर बेनू से संपर्क करता है तो सैंपल संग्रह चैम्बर में सतह सामग्री को उत्तेजित और उठाने के लिए नाइट्रोजन गैस का ब्रस्ट उपयोग किया गया। सैंपल का न्यूनतम आवश्यकता 68 ग्राम था। हालांकि बेनू के संक्षिप्त 9 सेकंड के संपर्क में साइरस रेक्स ने 300 ग्राम सैंपल इकट्ठा किया।
यह 5 गुना ज्यादा था वह जो नासा ने अंतिम अनुमान किया था। सैंपल को कैप्सूल में संग्रहित किया गया था, लेकिन बड़े रॉक्स के कारण एक जैम हुए फ्लैप से बाहर निकल रहे थे। और कोई नुकसान न हो, नासा ने नमूने का मापन स्किप करने का फैसला किया और इसे वापस भेजने के लिए सील कर दिया। ओसिरिस रेक्स 10 मई 2021 को वेन्यू से रवाना हुआ। यह लगभग 2 और आधे साल के बाद अपने धरातल से वापसी की यात्रा शुरू कर दी। 24 सितंबर 2023 को अंतरिक्ष जहाज पृथ्वी के निकटतम क्षेत्र में पहुंचा और एस्ट्रॉइड सैंपल वाली कैप्सूल को छोड़ दिया। कैप्सूल ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश कर गई। इसकी गति 12 किलोमीटर प्रति सेकंड थी और इसने एक पैराशूट का प्रयोग करके अवतरण को धीमा करने के लिए डिप्लॉय किया। कैप्सूल ने सुरक्षित तरीके से यूटॉट टेस्ट और ट्रेनिंग रेंज पर लैंड किया, जहां इसे नासा के कर्मचारियों ने उठाया। कुछ दिनों बाद ह्यूस्टन के नासा जॉनसन स्पेस सेंटर में वैज्ञानिकों ने ओसिरिस रेक्स मिशन से सैंपल वापसी कैनिस्टर की लिड खोली। उन्हें एक ऐसी चीज ने हैरान और उत्साहित किया। पहली चीज जो उन्होंने देखी थी वह एक अंधेरे पाउडर और बेन्यू से संभावित रूप में खाने के छोटे छोटे कणों की एक परत थी, जो सैंपल कैनिस्टर के एवियोनिक्स डेक पर थी। यह केवल कैनिस्टर की आंतरिक भाग को ही नहीं ढांस रहा था, बल्कि इसका बाहरी हिस्सा भी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स संग्रहित था। धूल कैनिस्टर से छोटे से खुलाई हुई जगहों के माध्यम से बाहर निकली थी। यहां पर यह सवाल उठता है कि यह कैसे हुआ। नासा के अनुसार बेनू पर साइरस रेक्स का संकेत बहुत छोटा था। संपर्क से उत्पन्न एक झटका माना जाता है जो एस्ट्रॉइड की सतह पर फैला और कुछ सामग्री को अंतरिक्ष में फैला दिया। कुछ इस सामग्री का अनुयायी रूप से बेन्यू से पीछे रह गया जब ओसाइरस रेक्स बेनू से हटा और अंतरिक्ष जहाज के बाहरी सतहों पर चिपक गया। इसके अलावा इसका एक हिस्सा खुले फ्लैप के माध्यम से सैंपल कैनिस्टर में प्रवेश किया, जिसमें टैग सैम द्वारा इकट्ठा किए गए सामग्री के साथ मिल गया। सैंपल का संयुक्त भार धूल और संद के साथ लगभग 400 ग्राम है, जो उनके वैज्ञानिक लक्ष्यों के लिए उनकी आवश्यकताओं से अधिक है। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट के अनुसार सैंपल की उत्कृष्ट स्थिति बनी रही है, क्योंकि वापसी यात्रा के दौरान उच्च तापमान या प्रदूषण का कम संपर्क हुआ। हालांकि एवियोनिक्स डेक पर धूल और संद की मौजूदगी एक अद्वितीय चुनौती पैदा करती है। इससे वैज्ञानिकों को सावधानी से हैंडल और साफ करने की आवश्यकता है, जो विशेषज्ञ उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करते हैं। उनका लक्ष्य है कि इलेक्ट्रॉनिक्स को किसी भी नुकसान का ध्यान न देते हुए या किसी भी सामग्री को खोने बिना डक की धूल और संद को हटा दें। इसके अतिरिक्त वे हर धूल और संद के हर टुकड़े को संदर्भ सैंपल इन्वेंट्री के महत्वपूर्ण घटक होने के कारण ध्यानपूर्वक दस्तावेज करना चाहेंगे। यह सैंपल वापसी मिशन एक ऐतिहासिक पल है, लेकिन स्पेस एजेंसियां क्यों करोड़ों डॉलर लगा रही हैं जो स्पेस रॉक्स की यात्रा पर जा रही हैं, जो केवल आधे मील के भीतर हैं? ये इसलिए है क्योंकि एस्ट्रॉइड समय के कैप्सूल होते हैं। ये सौर मंडल के प्रारंभिक दौर में बने थे जब ग्रह अभी भी बन रहे थे। एस्ट्रॉइड्स में वे ही सामग्री होती हैं जिनसे ग्रह बने हैं, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स या अन्य भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा प्रसंस्कृत नहीं हुए हैं। इसका मतलब है कि वे सौर मंडल के प्रारंभिक रिकॉर्ड को संरक्षित कर सकते हैं, जो पृथ्वी पर नहीं मिलता। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि वे विभिन्न जैविक मॉलिक्यूल्स को शामिल करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स जीवन के निर्माण तत्व माने जाते हैं और उनका एस्ट्रॉइड्स पर मौजूद होना सुझाता है कि जीवन के लिए सामग्री के तत्व प्रारंभिक सौर मंडल में मौजूद थे। एस्ट्रॉइड टेलिगू पर जैविक मॉलिक्यूल्स की खोज एक विशेष रोमांचक उदाहरण है। यूगो एक कार्बोनेसियस एस्ट्रॉइड है, जिसका मतलब है कि इसमें जैविक सामग्री से भरपूर है। 2020 में जापानी अंतरिक्ष यान हयाबुसा 2 ने यूगा से पृथ्वी पर सैंपल्स वापस किए और वैज्ञानिकों ने इन सैंपल्स को विशेषज्ञता से विश्लेषण किया और अमीनो एसिड्स सहित विभिन्न जैविक मॉलिक्यूल्स पाए। अमीनो एसिड्स प्रोटीन के निर्माण तत्व होते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। यह संकेत देता है कि जीवन के तत्वों का संभावित उपाय यह हो सकता है कि पृथ्वी पर वे इसके प्रारंभिक इतिहास में एस्ट्रॉइड्स के माध्यम से पहुंचे हों।
साइरस रेक्स मिशन का अगला चरण, जिसे अब साइरस एपेक्स के नाम से नामकरण किया गया है, अब ऑफिस का अध्ययन करने पर होगा। यूपी ऑफिस एक निकट पृथ्वी एस्ट्रॉइड है, लगभग 1100 फीट या 340 मीटर व्यास में। ये 2019 में पृथ्वी के निकट आएगा और इसे अनुमानित किया गया है कि 2068 में पृथ्वी पर प्रभाव डालने का एक 150,000 में से एक शंका है। ओसाइरस एपेक्स यूपी ऑफिस पर 20 अप्रैल 29 को पहुंचेगा। बस कुछ महीनों के बाद जब यूपी ऑफिस पृथ्वी के निकट आएगा, इस अवधि के दौरान साइरस एपेक्स अप ऑफिस को ऑर्बिट से अध्ययन करेगा। इस दौरान साइरस एपेक्स अपने इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करके एस्ट्रॉइड का छवि और मानचित्रण करेगा, इसके संगठन का अध्ययन करेगा और इसका आकार और आकृति मापेगा। ओसाइरस एपेक्स मिशन निकट पृथ्वी वस्तुओं और उनके पृथ्वी पर धारा डालने वाले खतरों को समझने में एक महत्वपूर्ण कदम है। मिशन के डेटा हमें एस्टेरॉइड प्रभावों से पृथ्वी को बेहतर बचाने में मदद करेगा।